नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज के खास कार्यक्रम जनहित में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आज हम बात करेंगे हमें परमानेंट कर दो। लखनऊ में नेशनल हेल्थ मिशन यानी एनएचएम के कर्मचारियों और पुलिस के बीच बुधवार को जोरदार झड़प हुई, क्योंकि प्रदेश के 10,000 से ज्यादा कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर यानी सीएचओ मुख्यालय का घेराव करने के लिए चारबाग की ओर बढ़ रहे थे, जब पुलिस ने उन्हें रोक लिया। चारबाग के पास पुलिस ने सड़कों पर बैरिकेडिंग कर दी, जिसके बाद दोनों पक्षों में तनातनी हो गई। पहले हल्की धक्का मुक्की हुई, जो जल्द ही झड़प में बदल गई। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए प्रयास किए। थोड़ी देर तक कर्मचारियों ने चारबाग के एपी सेन रोड मोड़ पर प्रदर्शन किया। बाद में पुलिस ने कुछ प्रदर्शनकारियों को गाड़ियों में भरकर इको गार्डन भेजा, जबकि बाकी प्रदर्शनकारियों को पैदल मार्च कराकर वहीं पहुंचाया गया। प्रदर्शनकारी लगातार परमानेंट करने की मांग को लेकर नारेबाजी कर रहे हैं। मुख्यालय पहुंचे सीएचओ प्रतिनिधिमंडल ने प्रदर्शनकारी का एक प्रतिनिधिमंडल नेशनल हेल्थ मिशन के मुख्यालय में मिशन डायरेक्टर से मुलाकात करने पहुंचा। उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती है तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। और उनका आरोप है कि 2018 से लगातार काम कर रहे हैं और कोविड-19 महामारी के दौरान भी अपनी जान जोखिम में डालकर सेवाएं दी हैं, लेकिन अब सरकार उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। प्रदेश में कुल 18,000 सीएचओ तैनात हैं, जिनमें 21 से 27 अगस्त तक हड़ताल की थी और अब प्रदर्शन कर रहे हैं। परमानेंट करो और शोषण बंद करो की ये नारे लगा रहे हैं। कानपुर से आई अंबिका गुप्ता ने बताया कि उनकी मुख्य मांग यही है कि उन्हें परमानेंट किया जाए और शोषण बंद किया जाए। वहीं राजस्थान के त्रिलोक सिंह गुर्जर का कहना है कि वह 700-800 किलोमीटर दूर रहकर नौकरी कर रहे हैं और मेडिकल सेवाएं मुहैया करा रहे हैं, इसलिए उन्हें नियमित किया जाना चाहिए। रामपुर से आए जितेंद्र सिंह ने स्पष्ट किया कि उनका प्रदर्शन ऑनलाइन अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम एएमएस के विरोध में नहीं है, बल्कि वह चाहते हैं कि इन सभी कर्मचारियों पर लागू किया जाए। चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में काम करने का दावा भी कर रहे हैं। कर्मचारियों ने बताया कि वह 2018 में अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटे और कोविड-19 जैसी चुनौतीपूर्ण स्थितियों में भी अपनी सेवाएं दी। इसके बावजूद उनकी मांगों पर सरकार द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिससे वह मजबूर होकर प्रदर्शन करने पर उतारू हैं। डिजिटल स्ट्राइक से भी उन्हें कोई समाधान नहीं मिला। प्रदेश अध्यक्ष हिमालय कुमार ने बताया कि प्रदेश के प्रत्येक सीएचओ साथी अपने शोषण के खिलाफ न्याय की मांग कर रहे हैं। वह एएमएस के केवल सीएचओ पर लागू किए जाने के तानाशाही के आदेश के खिलाफ और केंद्र सरकार द्वारा निर्देशित करने के बावजूद इसे लागू नहीं किए जाने पर प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार से अब तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। ये एनएचएम कर्मचारी संघ के योगेश उपाध्याय ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में बिना बुनियादी सुविधाओं के बावजूद सीएचओ स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया करा रहे हैं, लेकिन उनके शोषण को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया। उन्होंने यह भी कहा कि सभी सीएचओ की तैनाती स्थल पर रोजाना एएमएस की हाजिरी लगानी होती है। उन्होंने प्रमुख सचिव से एएमएस में सुधार की मांग की थी, लेकिन जब उनकी सुनवाई नहीं हुई तो आंदोलन के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। स्वास्थ्य मंत्री से गुहार के बावजूद भी संघर्ष जारी है। सीएचओ ने स्वास्थ्य मंत्री से लेकर प्रमुख सचिव तक अपनी समस्याएं बताई हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। वे कार का बहिष्कार कर रहे हैं और आगे की रणनीति पर विचार कर रहे हैं। पुलिस के ने जो एनएचएम के कर्मियों से झड़प के बाद सरकार कर्मचारियों के बीच तनाव और बढ़ा दिया है। दोनों पक्षों के बीच बातचीत की जरूरत है ताकि इस विवाद का हल निकले और स्वास्थ्य सेवाएं पर इसका असर ना पड़े। प्रदर्शनकारियों ने क्या कुछ कहा और हमारे संवाददाता ने वहां का जायजा लिया, वो एक बार देख लेते हैं। मैं कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर हूं और हम यहां पर पिछले 3 दिन से जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं नियमितीकरण के लिए। हमें सरकार ने वादा किया था, जब हमने ज्वाइनिंग ली थी तो हमें वादा किया था 6 साल बाद हम लोग नियमित कर दिए जाएंगे, लेकिन अभी भी उन्होंने जिन बहन भाई जो हमारे 6 साल हो गए हैं उनके लिए अभी भी कोई भी लिखित में गाइडलाइन या कोई भी कार्य आगे नहीं बढ़ाया है। दूसरा मुद्दा है स्थानांतरण का, जो हमारे दूर दराज से भाई बहन जिलों में कर रहे हैं। एक बार उन्होंने म्यूचुअल खोला था ट्रांसफर, वो अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों के साथ अपने कार्यों का निर्वहन करें। इसके लिए हम चाह रहे हैं कि स्थानांतरण उनके जिले में या जिले के नज़दीकी जिले में कर दिया जाए, जिसका हमें कोई भी लिखित में कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। तीसरा है अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम, जो सिर्फ और सिर्फ सीएचओ पे लागू किया गया है। जब 1.5 साल पहले हम पे एएमएस लगाया गया था तो हमसे वादा किया था कि ये सभी पर लगेगा, लेकिन वो अभी तक किसी पे नहीं लगा, सिर्फ और सिर्फ सीएचओ पर ही लागू किया गया, जिसके विरोध में हम यहाँ आए हैं।
तो हम सरकार से ये विनती करते हैं कि जो उन्होंने हमें वादा किया था कि 6 साल पहले कि 6 साल बाद आप लोग नियमित कर दिए जाएंगे, हम उनसे विनती करते हैं कि वो अपना वादा पूरा करें, अपना वादा निभाएं। दूसरा, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी पोस्ट पे हूँ कासगंज के अंदर। हमारी मुख्य मांगे हैं नियमितीकरण, जो कि अभी तक सरकार ने नहीं सुनवाई की गई है। गाइडलाइन के अनुसार 6 वर्ष के अंदर आपको परमानेंट किया जाना चाहिए, वो अभी तक फॉलोअप में नहीं आया है। और पिछले 3 वर्ष से कोई भी ट्रांसफ़र नहीं खोला है, जिससे कि सभी लोग 800 हज़ार किलोमीटर अपने गृह जनपदों से दूर हैं। और तीसरा कारण है अटेंडेंट मैनेजमेंट सिस्टम। अगर ये इतना ही अच्छा है तो सभी पे लागू किया जाए, ना कि CHO पे लागू किया जाए। हम तो उसको 2 बरस से झेल रहे हैं, बाकी लोगों पे अभी तक क्यों नहीं अप्लाई किया गया? और नहीं मानी है तो आप लोग क्या करेंगे? अनिश्चितकालीन धरना है, जब तक मांगे नहीं मानी जाएंगी हम तब तक यहाँ पे मोर्चा खोले हुए बैठे रहेंगे। किन मुद्दों को लेकर आप लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं? सर हम लोग यहाँ सरकार के अकॉर्डिंग हम लोगों को 6 ईयर में हम लोगों को परमानेंट होना था, लेकिन आज तक उन्होंने अपनी बात को कोई मान्यता नहीं दी। अभी तक हम लोग जैसे पहले थे वैसे आज भी थे, इसी चीज़ों को लेकर के हम लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मांगे नहीं माने आप लोग कब तक यहाँ पर रहेंगे? सर अगर जो हम लोग की मांगे नहीं मानी गई तो हम लोग अनिश्चितकालीन धरना के लिए यहाँ पे तैनात हैं। जो कर्मी लगातार कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी जो प्रमुख मांगे हैं वो विनियमितीकरण को लेकर है। साथ ही साथ जो ऑनलाइन अटेंडेंस है उसको लेकर भी ये लोग विरोध कर रहे हैं। इनका कहना है कि जो ऑनलाइन अटेंडेंस सभी कैडर पर लागू किया जाए। हमारे साथ काफ़ी जो है CHO यहाँ पर मौजूद हैं, जो लगातार इको गार्डन में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनसे हम बात करते हैं इनकी प्रमुख मांगे क्या क्या हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है तरुण कुमार। क्या क्या मांगे हैं आप लोग? किस यहाँ सर सबसे पहले हमारा नियमितीकरण का है, और दूसरा है AMS अटेंडेंस जो केवल CHO कैडर पर लगाया गया है। अगर विभाग को लगाना है तो जितने भी कर्मचारी हैं संगठन के, सरकारी या जो भी संविदा के, सब पे लागू होना चाहिए। हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे मेन मुद्दा है स्थानांतरण का। हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश से यहाँ 600 किलोमीटर दूर पर जॉब कर रहे हैं, वो भी संविदा की नौकरी पे, जिससे यहाँ पे रहना और जीवन यापन करना बहुत ही मुश्किल है। खासकर हमारी माताएं बहनें जो हमारे साथ में हैं, वो 600 किलोमीटर दूर अपने परिवार अपने बच्चों के साथ से दूर रहकर यहाँ पर अपना मतलब गुजारा कर रही हैं। जैसा कि आप जानते हैं इसमें बहुत सारी समस्याएं उनके साथ आए दिन घटनाएं आती हैं महिलाओं के साथ। क्षेत्र में भ्रमण करना, एक CHO को 19 गांव हैं, उनको जाना, टीकाकरण देखना, उसके बाद फिर वापस आके सेंटर पर अटेंडेंस लगाना, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। क्योंकि हमारे साथ और भी लोगों से बात। क्या नाम है आपका और कहाँ? सर मेरा नाम संदीप सिंह है, मैं सिद्धार्थ नगर से आया हूँ। सर हमारी जो बेसिक मुद्दा है वो हमारा सबसे पहले जो है वो हमारा नियमितीकरण है, क्योंकि हम लोगों को जो 6 साल जिन लोगों के कंप्लीट हो चुके हैं उन लोगों सरकार के द्वारा गाइडलाइन जो बनाई गई थी उसमें ये साफ कहा गया था कि सारे CHO जो भी 6 साल कंप्लीट करेंगे उनको परमानेंट किया जाएगा। लेकिन हम लोगों को 5-6 साल कंप्लीट हो चुके हैं। हम अपने होम डिस्ट्रिक्ट से 700-800 किलोमीटर दूर से यहाँ पर अपन लोग तैनात हैं सिद्धार्थ नगर में, और लगभग बहुत लंबे टाइम से हम लोग मांग कर रहे हैं, लेकिन हमारा NHMMD की तरफ से कोई भी किसी तरह का संज्ञान जो है अभी तक लिखित रूप में हम लोग को नहीं दिया गया। कोई आपके पास अधिकारी बातचीत करने के लिए कोई नहीं आया हमारे पास, और हमको इको गार्डन में इसलिए भेजा गया कि ताकि यहाँ कोई सुनने वाला ना है। यहाँ रहने का मतलब साफ ये है कि जैसे बंद कमरे में हम लोग जितना मर्जी चिल्ला लें, मैडम हमारी सुनने के लिए तैयार नहीं है, सरकार हमारी सुनने के लिए तैयार नहीं है। एक तरह का ये हम लोग CHO में रोष है, शोषण हो रहा है। धरना आप लोग कर रहे हैं, कब तक चलेगा? अनिश्चितकालीन है, जब तक मैडम या हमारे वरिष्ठ अधिकारीगण हैं या हमारे जो प्रमुख सचिव महोदय हैं तब तक हमारी बातों को नहीं सुनेंगे, तब तक हम लोग यहीं मतलब तैनात रहेंगे। किसी भी स्थिति में, आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, लेकिन हम लोग हटेंगे नहीं यहाँ से। क्या नाम है आप? मेरा नाम प्रशांत कुमार है, मैं जिला सिद्धार्थ नगर से हूँ। जैसा कि मेरे सभी बड़े साथियों ने बताया है कि हम लोगों का मुख्य मांगे, पहले भी इस पे कई बार मैडम से चर्चा हो चुकी है, लेकिन मैडम ने कभी भी अपनी तरफ से हम लोगों को पॉजिटिव वे नहीं दिया है। आप जैसा देख रहे हैं कितनी धूप में सभी हमारे साथी जो हैं लगातार यहाँ बैठे प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ बहनें हमारी छोटे बच्चों के साथ आई हैं, जो धूप में बेचारे बच्चे भी परेशान हो रहे हैं। इसके बावजूद भी कोई भी अधिकारी, कोई कर्मचारी यहाँ पे हम लोगों की सुनने वाला नहीं है, ना ही किसी प्रकार का हमको कोई इस तरीका का संज्ञान दिया जा रहा है कि जिससे हम उसमें क्या कर सकते हैं। हमारा बेसिक मुद्दा यही है कि हमारा नियमितीकरण, बाकी के अदर राज्यों में जैसे मध्य प्रदेश राज्य में, छत्तीसगढ़ में, गुजरात में, वहाँ पे ये कर दिया गया है कि समान वेतन समान अधिकार। हम चाह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भी समान वेतन समान अधिकार हमको मिले, ताकि हम भी मेहनत से काम कर सकें। इतनी दूर आके कार्य कर रहे हैं और कार्य करने के बाद भी हमको वो राशि ना मिले, थोड़ा सा हम लोगों को परेशान मिलता है। दूसरा AMS अटेंडेंस को लेकर जो था कि ये AMS अटेंडेंस पहले बताया गया था कि सभी कैडर पर लागू होगा, लेकिन केवल CHO ही प्रति वर्षों से इस पर लगा रहा है। उसके बाद उसकी अन्य विभागों में, अन्य कार्यक्रमों में ड्यूटी लगाई जाती है। अब दूर कई
अपने सेंटर से 10-15 किलोमीटर दूर ड्यूटी लगाने के बाद भी फिर सेंटर जाके एएमएस लगाना, जिसमें सीएचओ लोगों को काफ़ी कठिनाइयाँ हो रही हैं। जल्दबाजी के कारण कभी कभी वो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का शिकार भी हो जाते हैं, जिससे कई साथी भाइयों ने अपनी जान तक गंवा दी है या चोटिल भी हुए हैं। ये थे हमारे साथ सीएचओ कर्मचारी, जिनकी साफ तौर से डिमांड है कि उनको विनियमितीकरण किया जाए, साथ ही साथ जो ट्रांसफर उनका नहीं हुआ ट्रांसफर पॉलिसी उनके लिए लागू की जाए, और उसके साथ जो ऑनलाइन अटेंडेंस की बात सामने आ रही है, ऑनलाइन अटेंडेंस सभी कैडर पर लागू करने के बाद इनके ऊपर लागू किया जाए, ये इनकी साफ तौर से डिमांड है। पवन तिवारी, के न्यूज इंडिया, लखनऊ। डिबेट का रुख करेंगे। हमारे साथ संजय कटियार बीजेपी नेता हैं, आनंद राय हैं और 3 सीएचओ भी हमारे साथ जुड़ेंगे, वंदना यादव, कृष्णवीर और हिमालय कुमार जो प्रदेश अध्यक्ष हैं एसोसिएशन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स के। सबसे पहले संजय कटियार जी, आप ही के पास चलूँगा। संजय जी, लगातार बातें होती हैं कि भाई हम इतना रोज़गार दे रहे हैं, हम रोज़गार ऐसे कर रहे हैं, हम इतना रोज़गार जनरेट कर रहे हैं, हमने इतने लोगों को आज भी रोज़गार मेला लगा और तमाम लोगों को नियुक्ति पत्र बांटे गए। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा काम आपकी सरकार कर रही है, लेकिन बड़ा सवाल है हर नौकरी, हर चीज़ों में जिस तरीके से ये प्रदर्शन शुरू हो गए हैं, ये लगातार जिस तरीके से आप देखिए ना, शिक्षक अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, हर कोई कोर्ट जा रहा है, तो कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा क्या? ये तो कह रहे 2018 में हमसे कहा गया था कि परमानेंट हो जाएंगे, 6 साल हो गए इस बात को। अनम्यूट कर लीजिए तो आपकी आवाज हम तक आ जाएगी। देखिए, जब भी कोई रोजगार दिया जाता है सरकार द्वारा, और रोजगार के लिए जब लोग आते हैं, उस समय इनके पास ये नहीं होता कि हम 600 किलोमीटर दूर जा रहे हैं कि 1000 किलोमीटर दूर जा रहे हैं। बहुत मानवीय बात बता रहा हूँ। तब इन्हें कहते हैं रोजगार मिल जाए, चाहे घर से 600 किलोमीटर दूर मिल जाए, और ये लेकर के बहुत खुश होते हैं रोजगार मिल गए। किसी भी आज के नियम कानून आप देख लीजिए, सर्विस रूल्स में गस्टेड अफसर कोई भी पोस्ट होता है, उसके भी नियुक्ति पत्र पे कहीं नहीं लिखा होता कि आपकी ये सर्विस स्थायी है। उसका भी स्थायीकरण बहुत सालों बाद होता है। ये कहीं नियम में नहीं है कि साहब बिल्कुल आप टेम्परेरी आए हैं और अभी आप परमानेंट हो जाएंगे। दूसरा बिंदु हमने सुना, स्थानांतरण नीति। स्थायी कर्मचारी का ही स्थानांतरण नीति बनती है। अस्थायी कर्मचारी की कोई स्थानांतरण नीति सरकार के एजेंडे के नियम में नहीं है। एक तरह देखा जाए अगर सरसरी तौर से, सिर्फ ये वो मांगे हैं कि अब इनको ट्रांसफर भी चाहिए, इनको स्थायीकरण भी चाहिए, इनके मनमानी अपनी जगह का जहाँ चाहते घर द्वार में ट्रांसफर हो जाए। नौकरी तो मिली गई, 6 साल नौकरी कर चुके हैं, तो अपने जिले में हो जाए, अपने घर में हो जाए, ठीक है। किसी हद तक जायज हो सकता है कि महिलाओं को अपने घर गृह जनपद में नौकरी मिल जाए, युवा बहुत दूर है, चलो उनको मिल जाए, इस पर सहमत हम हैं। मगर जब आप नौकरी लेने आए थे तो नियम के तहत आए थे ना, किसी सरकारी नियम को मानकर ही आपने ज्वाइन किया था। आप अंधेरे में नहीं थे, आपने ज्वाइन किया था, नियम कानून को पढ़कर आपने नौकरी ज्वाइन की। अब उस पे आप उसको फॉलो करिए। अब सरकार, अब 6 साल, अभी 18 की बात नहीं कर रहे हैं, ये शायद 18-19 के बीच की बात है। अभी 6 साल पूरे नहीं और आज ही हल्ला मचाने लगे। तो इसके पीछे मुझे तो राजनीति लगती है। भैया संजय जी हाथ जोड़ के निवेदन है, कौन वहां अखिलेश यादव घूम रहे हैं कि राहुल गांधी घूम रहे हैं? राजनीति आप लोग को तुरंत दिख जाती है। यही सीएचओ जब कोविड-19 में काम कर रहे थे ना, तो आप ही की पार्टी के प्रधानमंत्री और इसी प्रदेश के मुख्यमंत्री ताली बजवा रहे थे इनके लिए कि क्या काम किया है। नहीं, बिल्कुल किया, कहा ना। क्या आप मान ही नहीं रहे? आपने उनकी 4 बातें नोट कर ली। एक व्यक्ति कह रहा है मैं राजस्थान से यहाँ नौकरी कर रहा हूं, मुझे परमानेंट कर दीजिए। वो ये कह रहे हैं ना, परमानेंट तो कर दीजिए, कम से कम नौकरी चाहे कहां कराइए, पर परमानेंट तो कर दीजिए। में परमानेंट की शर्त नहीं थी तो सरकार पे बेजा दबाव डालने का प्रयास क्यों हो रहा? जब नियमानुसार होगा तो सरकार जरूर करेगी। तो सरकार बता दे उनको, ये सरकार बता भी कहां रही है? ये सरकार कहां बता रही है? अब आपने तुरंत उसको कह दिया, आपने तुरंत उसको काउंटर किया कि देखिए राजनीति यही लोग आपके लिए आपकी सेवाओं में लगे तो राजनीति नहीं है। मेरी बात सुनोगे नहीं आप, मुझे आप इंटरप्ट कर रहे हो, क्या फायदा? चलिए बता दीजिए। अरे हम आप ही को सुनते हैं, अगर आपको रोक दिया तो आपको बड़ी दिक्कत हो जाती है। जो गस्टेड अफसर भी आता है, लोक सेवा आयोग से नियुक्त होता है ना, वो भी स्थायी नौकरी नहीं पाता, उसको लिखा होता है स्पष्ट, ये पद पूर्णतया अस्थायी है, इनका नियुक्त पर मंगवाइए, पढ़ लीजिए, पढ़कर सुन लीजिए, आपको भी
पढ़ लीजिए, से मांगिए तो आपको पता चल जाएगा। जब पूर्णतया स्थायी है तो इसमें ये हड़ताल वाली बात क्या हो गई? ठीक है, आप मांग कर रहे हैं, मानवीय दृष्टिकोण से सहमत हैं, हम कहते हैं वो सच है, और अपने गृह जनपद नजदीक होना अच्छी बात है, अच्छा काम करेंगे और अच्छा काम इन्होंने किया था, इस पे भी सहमत है। मगर सही देश तो संविधान नियम कानून से चलेगा भाई, और जो भी सरकारी सेवा नियमावली उसका पालन तो सरकार करेगी ना, और आपको भी करना पड़ेगा। और आप कहते हैं हाजिरी, अरे भाई जब आप ईमानदारी से सेवा दे रहे हो, नौकरी कर रहे हो, तो अटेंडेंस देने में कौन सा मुसीबत आ गई भाई? ये सब चीजें एक साथ नहीं चले भाई। आप काम भी कर रहे हो, कह रहे हम काम भी कर रहे हो, एक तरफ कह रहे हो ऐसा, तो देखिए कर्तव्य और अधिकार दोनों समान चीजें नहीं है। आप कर्तव्य करेंगे तो अधिकार मिलेंगे, तो दोनों बातों को रखिए, फिर अधिकार तब मांगिए जब कर्तव्य पूरे कर रहे हैं। तो जब नियम आप ज्वाइन किया था आपने, तो आपको पता था कि हमारी सर्विस पूर्णतया अस्थायी है और इसका कोई कैटेगरी नहीं है कि आपके गृह जनपद या आप अपने गृह जिले में बैठ जाएंगे, ये भी कुछ नहीं था। आप अगर कासगंज से आप देवरिया नौकरी करने गए हैं तो सरकार ने कहा था क्या आप यहीं आइए, आप गए ना, स्वेच्छा से गए ना, और आपने ज्वाइन भी किया। आज आप चिल्लाने लगे हमारा ट्रांसफर करिए। ट्रांसफर तो स्थायी सेवा नहीं वाली स्थायी कर्मचारी ट्रांसफर के लिए आपने बस एक चीज पकड़ ली संजय जी, आपने बस एक चीज पकड़ ली। फिर से सुनवा देता हूं मैं आपको फिर सुनाता हूं जरा वो जितने भी कर्मचारियों की बाइट होती थी फिर से फिर सुनवा दूंगा, ये तो घर का काम है मेरे, मैं तो 2 मिनट सुनवा दूंगा। और हम यहाँ पर पिछले 3 दिन से जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं नियमितीकरण के लिए। हमें सरकार ने वादा किया था, जब हमने ज्वाइनिंग ली थी तो हमें वादा किया था 6 साल बाद हम लोग नियमित कर दिए जाएंगे, लेकिन अभी भी उन्होंने जिन बहन भाई जो हमारे 6 साल हो गए हैं उनके लिए अभी भी कोई भी लिखित में गाइडलाइन या कोई भी कार्य आगे नहीं बढ़ाया है। दूसरा मुद्दा है स्थानांतरण का, जो हमारे दूर दराज से भाई बहन जिलों में कर रहे हैं। एक बार उन्होंने म्यूचुअल खोला था ट्रांसफर, वो अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों के साथ अपने कार्यों का निर्वहन करें, इसके लिए हम चाह रहे हैं कि स्थानांतरण उनके जिले में या जिले के नज़दीकी जिले में कर दिया जाए, जिसका हमें कोई भी लिखित में कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। तीसरा है अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम, जो सिर्फ और सिर्फ CHO पे लागू किया गया है। जब 1.5 साल पहले हम पे AMS लगाया गया था तो हमसे वादा किया था कि ये सभी पर लगेगा, लेकिन वो अभी तक किसी पे नहीं लगा, सिर्फ और सिर्फ CHO पर ही लागू किया गया, जिसके विरोध में हम यहाँ आए हैं। तो हम सरकार से ये विनती करते हैं कि जो उन्होंने हमें वादा किया था कि 6 साल पहले कि 6 साल बाद आप लोग नियमित कर दिए जाएंगे, हम उनसे विनती करते हैं कि वो अपना वादा पूरा करें, अपना वादा निभाएं। दूसरा, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी पोस्ट पे हूँ कासगंज के अंदर। हमारी मुख्य मांगे हैं नियमितीकरण, जो कि अभी तक सरकार ने नहीं सुनवाई की गई है। गाइडलाइन के अनुसार 6 वर्ष के अंदर आपको परमानेंट किया जाना चाहिए, वो अभी तक फॉलोअप में नहीं आया है, और 3 वर्ष से कोई भी ट्रांसफ़र नहीं खोला है, जिससे कि सभी लोग 800 1000 किलोमीटर अपने गृह जनपदों से दूर हैं। संजय जी देखिए, अब तो उसमें साफ है ना, पहली मांग उनकी है कि उन्हें परमानेंट किया जाए, पहली मांग वही है। आनंद राय के पास आऊंगा, फिर आऊंगा संजय जी आपके पास, तब तक कुछ CHO हैं वो हमसे जुड़ भी जाएंगे। आनंद, आप क्या कहेंगे इसको लेकर? मैं बस जी संजय जी आप कुछ कहना चाह रहे, कह लीजिए। हाँ, मैं बोल रहा था जी कि देखिए अभी उन्होंने बोला दो मांगे पैरेलल चल रही है। एक कह रहे हैं स्थानांतरण हमारा प्रथम मांग है, एक कह रहे हैं परमानेंट करना। नहीं, दोनों में परमानेंट पहले बोला गया, दोनों में परमानेंट पहले बोला गया। हाँ, 2 बातें चल रही है। अब ये कहते हैं सरकार ने वादा किया था कि 6 साल में परमानेंट कर देंगे, इसका कोई लिखित उन्होंने आपको दिया है? सरकार ने दिया था क्या इनको? आपको दिखा सकते हैं ये लोग कि सरकार ने लिखित दिया था आज आप ज्वाइन करिए और ठीक 6 साल बाद आपको हम परमानेंट कर देंगे, ऐसा कुछ किया था क्या? हर चीज लिखित में आती है क्या? हर चीज लिखित में आती है क्या? अरे क्या बात है? अरे कल योगी जी कह गए कि लाल इमली शुरू कर देंगे, अब कल को क्या उनसे जवाब मांग लेंगे क्या हम कि लिख के नहीं दिया था आपने? बताइए कैसी बात करते हैं आप, मतलब बिना लिखे सरकार सब कुछ मुजवानी भी चलता है क्या कुछ? अरे दिया होगा तभी तो वो लोग कह रहे हैं ना। चलिए आनंद राय से जवाब ले लेते हैं, आनंद राय से इस पर जवाब ले लेते हैं। भाई लिखित में आपके पास होगा तभी आप कर सकते हैं, मतलब जो CHOs हैं। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपकी बात ये बहुत अच्छी लगी, हर चीज लिखित में होनी चाहिए, सही बात है। आनंद जी भारतीय जनता पार्टी सरकारी नौकरी वालों को लिए दुश्मन है। वो जब से सरकार में आई तो OPS खत्म कर दिया,
अब आप राजनीति करने आ गए। अभी कह रहे थे विकास जी राजनीति तो नहीं है, आप राजनीति करने देखिए आ गए विकास जी, ये राजनीति करने लगे। राजनीति क्यों ना करें, आप सरकारी नौकरी वालों तो मैंने पहले सच बोला था। चलिए उनको बोल लेने दीजिए, आपको मैंने दिए 5-7 मिनट, उनको ही बोल लेने दीजिए। बड़ी शिकायत होती कि मैं डिबेट में बोलने नहीं देता हूँ। अब तो मैं पूरा समय दे चुका हूँ संजय जी, संजय जी पूरा समय दिया मैंने आपको, उनका जवाब लेने दीजिए, जवाब लेने दीजिए। हाँ, तुम मान लीजिए अभी ब्रजेश पाठक जी ने एक लंबी लिस्ट बनाई थी ट्रांसफर के लिए, ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए, और बड़े उस पे इन्होंने लोगों से पैसे भी उठाए थे ट्रांसफर। योगी जी ने वो ये इसका र्यूमर पूरे भारतीय जनता पार्टी में है। और मैं कहना चाहता हूं कि जो लोग 1000 किलोमीटर और 500-800 किलोमीटर दूर रह के नौकरी कर रहे हैं, तो अपने घर के बगल हो जाएं तो उसमें दिक्कत क्या है? वो तो ये तो सुविधा वाली बात है कि घर के आसपास के जिले में अगर हो जाए तो कई परेशानियां इन लोगों से खत्म हो जाएगी। तो ये एक दूसरे को परेशान करने वाले लोग हैं। आप एक तो संविधान बताइए, अभी शिक्षक भर्ती में कोर्ट का फैसला आ गया कि इनको परमानेंट करो, इनकी नौकरी दो, उनके हक दो। अभी तक योगी आदित्यनाथ जी ने कोई कड़ा फैसला नहीं ले पाए, तो वो लोग आंदोलन पे आंदोलन करते रहे। अब देखिए ये डॉक्टर्स, ये कोविड काल में इन लोगों ने डॉक्टर्स, तो इन लोगों ने बड़ी मात्रा में जनता के बीच रह के जनता की मदद करने का काम किया। लेकिन जब काम निकल गया तो इन लोगों को फिर लाचारी रास्ते पे लाके बाबा जी ने खड़ा कर दिया। और हो ना हो प्रदर्शन ज्यादा होगा, हो ना इन लोगों की नौकरी भी खा जाए। फिलहाल 7 लोगों पे FIR हो गई है, अपडेट कर दूं आपको, 7 लोगों पे कल FIR करा दी गई है। वो कुछ आता जाता नहीं है। ये जाए बाबा जी मठ में मठाधीशी किए हैं, पूजा पाठ करते आए हैं, ना बाल ना बच्चे, वो दूसरे की पीड़ा क्या समझेंगे, क्यों समझेंगे? मैं यही पूछना चाहता हूं कि जिसके पास परिवार होता है वो अपने परिवार के बारे में सोचता है, मेरा बेटा है, मेरा बेटी है, मेरी पत्नी है, दूर जाके नौकरी कर रही है, तो उसके लिए सोच। लेकिन इन लोगों के पास परिवार ही नहीं है, तो परिवार का दर्द कैसे जानेंगे? और तानाशाही रवैये से काम कर रहे हैं, ये बिल्कुल उचित नहीं है। और इनका जो भी हक और अधिकार है, मैं सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं कि इनकी मांग पूरी करने की कृपा करें, महान कृपा करें। बिल्कुल। संजय कटियार आपका रुख करेंगे, लेकिन संजय कटियार के पास चलते हैं। संजय जी जवाब दीजिए, अभी तमाम आरोप लगाए आप पर आनंद राय ने, यानी समाजवादी पार्टी ने। मैंने कहा ना कि आपने शुरू में कहा था कि हमने जब कहा कि पीछे राजनीति है, और देखिए सामने राजनीति चला गया सामने, और बताने लगे शासन करने का ज्ञान नहीं, फलाना नहीं। अरे इनके अखिलेश यादव क्या खानदानी महाराजा राजा थे क्या, जो राजा शासन मुख्यमंत्री करके चले गए थे और पूरे प्रदेश की ऐसी तैसी कर गए, पूरा माफिया राज फैला के चले गए, गुंडा राज फैला दिया, जनता त्राई कर उठी, तब जाके हम लोग आए। और इन्होंने, अब वो बता रहे हैं साहब बहुत बड़ा ज्ञानी थे। चलिए मैं संजय जी आपको रोकूंगा माफी के साथ। हमारे साथ वंदना यादव जुड़ गई हैं, CHO कर्मचारी हैं, धरना स्थल पर बैठी हुई हैं। संजय जी रोकूंगा आपको। वंदना जी आप क्या हमें सुन पा रही हैं? तो इसलिए ये संजय जी माफी के साथ आपको रोकूंगा। धरना स्थल से हमारे साथ CHO हैं, वो जुड़ के जाए, उनकी मांगे जान लेते हैं। लगातार आप लोगों को कोई लिखा पढ़ी में कुछ दिया गया था, जियो था क्या कोई, कि आप लोग जिस चीज को नियमितकरण की बात कर रहे हैं कि 6 साल बाद मुझसे कहा गया था? जब हम लोगों ने ज्वाइन किया था तब हम लोगों का एक पॉइंट था, उसमें दिया गया था कि 6 साल के उपरांत आप लोग नियमित हो जाएंगे, ये पॉइंट था। और जैसा कि सर अभी बोल रहे थे कि क्या कहते हैं, इनको लगे हुए अभी पूरा टाइम नहीं हुआ, शायद सर को पता नहीं है 2017 से शुरू हुआ था, तो आप काउंट कर सकते हैं कि 5 साल हुए कि 6 साल हुए हैं। जो लोग 17 में ट्रेनिंग किए थे, पढ़ाई की थी, 18 में उनकी पोस्टिंग हुई थी, तो उनको 6 साल हो चुके हैं। तो बताइए हम कहाँ गलत बोल रहे हैं? उस कोई अपॉइंटमेंट लेटर जो आपको मिला था उसमें एक चीज लिखी थी क्या कि 6 साल बाद आपको नियमितकरण करना है? ये मैं पूछ रहा हूं। जी अभी हम, क्योंकि हम लोग अभी धरना स्थल पे हैं, अभी वो पेपर नहीं है, वरना सर को हम लाइव दिखा देते वो कि कहाँ वो पॉइंट लिखा हुआ है।
चलिए संजय जी, अब जवाब दीजिए। अब तो ये भी नहीं है कि आप मुझे भी कह रहे थे लिखा पढ़ी वाली बात, अब तो उन्होंने कह दिया। अब वो धरना स्थल पे ना होती तो दिखा दी। इतना कॉन्फिडेंस से तो कोई कुछ नहीं कहेगा भाई। अरे भाई सैकड़ों अकेले नहीं है वंदना जी, सैकड़ों है वहाँ पर सीएचओ, किसी के पास तो पड़ा होगा भाई। इतनी महत्वपूर्ण बात आप गला फाड़ के चिल्ला रहे हो, हमें नियमितीकरण करने का वादा था। अरे भाई तो दिखाइए ना, वही ऑथेंटिक होगा। दिखाइए कि हमको स्थायी करने के लिए कहा था सरकार ने, दिखाए ना। इनके नेता दिखा दें, जो नेता बने होंगे वहां पे नेतागिरी कर रहे हैं। अगर वो आपको दिखा देंगे तो आप सीएम से मिलवाएंगे इनको? आनंद राज शर्मा नेतागिरी कर रहे हैं। अरे मैं कह रहा हूँ कि अगर वो आपको दिखाएंगे तो आप इनकी बात ऊपर तक पहुंचाएंगे। अगर वंदना यादव आपको इनका कहना है कि हम सरकारी नौकरी नहीं दे पाएंगे, साहब भैया नौकरी कर तो रहे हैं कि सरकारी नौकरी नहीं दे पाएंगे। अरे आनंद राज सरकारी नौकरी लिखित मांगते हैं, क्या लिखित मांगते हैं? आपकी नौकरी नहीं कर रहे हैं, क्या लिखित नौकरी नहीं कर रहे हैं, वो सरकार की नौकरी कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, समझ गए? आप लोग इनमें आप गरीब वंचित शोषित बच्चों के साथ क्या कर? आपने बोला कि आपने बोला अकेले वंदना जी नहीं है, तो आप क्यों नहीं काउंटर कर दीजिए? अगर आपने नहीं लिख के दिया तो आप क्यों नहीं काउंटर कर देते हैं हम लोगों को? क्यों हम लोग कहाँ निकालिए? हम तो कह रहे सरकार ने लिख के दिया हो तो बताओ। नहीं दिया है जी, नहीं दिया है, नहीं दिया ना, लिख कर नहीं दिया ना। आपने नहीं उस चीज को किया है, तभी तो हम 3 दिन से यहाँ अनिश्चितकालीन धरने पे हैं। हमारे पागल नहीं, अपने घर इतनी दूर पे छोड़ के, अपने बच्चे छोड़ के आएंगे और यहाँ धरने पर बैठेंगे। वंदना जी, बहुत बहुत विनम्रता पूर्वक कह रहा हूँ, आप लोग कह रहे हैं कि हमारा नियमितीकरण किया जाए। सरकार ने 6 साल का वादा किया था, तो अगर आपको वादा नियमितीकरण किया था तो वो दिखाइए ना, कोई आदेश हो आपके पास दिखाइए, दिखा दीजिए। और बाकी आपकी मांगों पर विचार करना, सरकार जनकल्याणी कार्यक्रम करे। और वंदना जी, अगर वो लेटर मिल जाए प्लीज उसे पढ़ के बता दीजिएगा जरा। कॉन्टेक्ट में गलत बात ना करनी जी। जायज मांगों को मानने में सरकार, योगी सरकार बिल्कुल कोताही नहीं करती। सर, अगर आप कह रहे हैं तो हमने गाइडलाइन निकाल ली है। चलिए वो गाइडलाइन, वो पॉइंट पढ़ के बता दीजिए जरा। वंदना जी वो पॉइंट पढ़ के बता दीजिए, वो पॉइंट पढ़ के संजय कटियार जी को बता दीजिए। भी देंगे आपको, ये दिखा रहे हैं, इसमें मैं पढ़ के आपको शायद ना दिखाई दे, मैं आपको बोल देती हूँ जी। इसमें लिखा हुआ है एब्जॉर्प्शन एज रेगुलर MLHP फॉर कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज आफ्टर 6 years ऑफ सर्विस डिलीवरी एट HWC। HWC कौन सा है? जिसपे CHO बैठता है और जिसको योगी जी ने आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाया है। ठीक है, ये साफ साफ लिखा हुआ है। हम आपको कॉपी भी भेज देंगे चैनल पे उस चीज की। अब हमने तो काउंटर कर दिया, हमने तो दिखा दिया, आपने हमको कहाँ लिख के दिया था। आप क्या कहेंगे संजय जी? ये आपको नहीं दिया गया, ये किसको दिया गया? ये आपके अपॉइंटमेंट लेटर में कहाँ लिखा, बस ये मुद्दा। आप ये बताइए फिर HWC पे काम कौन करता है, आप ये बताइए हमको। ये फिर अदालत का विषय, थोड़ी अदालत। अरे फिर वही बात मैंने आ गई ना जो मैंने पहले कहा था, हर नौकरी के लिए अदालत जाना पड़ेगा, हर नौकरी के लिए अदालत जाना पड़ेगा। क्या ये कौन सी बात है कि अदालत का विषय है? अदालत का विषय है। आप इसे घुमा रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, एक लाइन है आपके अपॉइंटमेंट लेटर में, एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट, अगर उस पर लिखा है सरकार ने, वो दिखा दीजिए। दिखाइए, एट द टाइम लिखा है, जब ज्वाइनिंग एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट आपके लेटर में लिखा हो तो बताइए, आपके नियुक्त पत्र में लिखा हो तो बता दीजिए। अरे आप लोग बातों में बात कर रहे हो। बात बताइए, आप लोग गाइडलाइन बिना पढ़े लिखे जारी कर देते हैं। गाइडलाइन जारी किसने की होगी? संजय जी, मैं दोनों लोग, आनंद आपको भी रोकूंगा, वंदना जी आपको भी रोकूंगा। गाइडलाइन क्या आपने बनाई थी क्या कि मैंने बनाई थी? गाइडलाइन किसने बनाई थी? ये गाइडलाइन सरकार द्वारा ही इशू की गई होगी ना। आप गाइडलाइन, अरे आप तो बहुत अलग बात कर रहे हो। करने से पहले लिखते, आप तो अपनी सरकार को घेरने का काम कर रहे हो। समाजवादियों की भ्रष्टाचार। अरे आप अपनी सरकार को घेरने का काम कर रहे हो मान्यवर, आप उनकी बातें नहीं समझ रहे हो, आप उनकी बातें नहीं समझ रहे हो। सुन रही है, जब 3 दिन से आपके घर लखनऊ में पड़े हुए हैं। समाजवादी पार्टी नहीं सुनेगी। चलते PCS अधिकारी ये नहीं सुनेगी। सारा टैलेंट वहीं था और कहीं था ही नहीं, ना दलित में था, ना OBC में था, ना किसी ब्राह्मण में था, ना किसी अन्य में था। केवल सारा टैलेंट तुम्हारे पास था। बहुत बढ़िया, आप वही सिखाना चाहते हो।
यहाँ पर नियम अनुसार काम चलेगा, ट्रांसपेरेंसी है, कानून से चलेगा, मुंह से कहने से नहीं होता है। तो सर हम मुंह से बोल नहीं रहे हैं, आपने कहा कहीं लिखा हुआ तो दिखाइए। हमारी गाइडलाइन जब जारी की थी वो लिखा हुआ है, हमने आपको दिखा दिया। अरे ये गाइडलाइन आप अपना अपॉइंटमेंट, गाइडलाइन का काम क्या होता है संजय जी? संजय जी, गाइडलाइन का काम क्या होता है? नहीं विकास जी, गाइडलाइन का काम क्या होता है? गाइडलाइन का काम क्या होता है? इसका उत्तर देखिए, गाइडलाइन का काम क्या होता है? धरना प्रदर्शन वाले दे रहे हैं। अरे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अरे आप हम लोगों से ज्यादा समझ रहे हैं चीजों को ना, तो मैं यही पूछ रहा हूँ गाइडलाइन का काम क्या होता है? गाइडलाइन क्यों जारी होती है? लिखा होगा तो ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, आपके बाइंड लेटर तो लिखा होगा, उसके बाद अभी चिल्लाना। गाइडलाइन का काम क्या होता है? एक लाइन का जवाब है, बता दीजिए। किसी चीज का आदेश जारी होने से, कोई फॉर्म भरने से पहले उसमें लिखा होता है कि इस नौकरी में आपको क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी, कितने रुपए पे स्केल पर आप होंगे और कहां कहां कैसे कैसे आपको इस्तेमाल किया जा सकता है। मुझे जितनी जानकारी है गाइडलाइन में इतना ही सब कुछ होता है। उस गाइडलाइन में अगर 14,500 स्केल पर आप रखे जाएंगे तो वही तनख्वाह आप मानेंगे ना। अब उसमें लिखा है कि 6 साल बाद आप परमानेंट हो जाएंगे, आप करो कि नहीं, नियुक्ति पत्र लाओ। तो जब हवलदार की नियुक्ति होती है तो क्या उसको बता दिया जाता है कि आप डिप्टी एसपी रिटायर हो गए? विकास जी, मैं भी रिटायर्ड वित्तीय सचिव का बेटा हूँ, मुझे सारा ज्ञान है, मैंने देखा है। चलिए रोकूंगा आपको रोकूंगा मैं, आपको रोकूंगा। विक्की तोमर एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विक्की अपनी बात को रखें। विक्की अपनी बात को रखें, अगर आप तक हमारी आवाज पहुंच रही हो। हेलो, हाँ विक्की अपनी बात को रखें। हाँ जी, मैं सिंधिया के त्याग जी से बोलना चाहूंगा। जैसे अभी बताया है कि गाइडलाइन में ऐसा कुछ नहीं है। अभी कोर्ट ने आदेश दिया था कि 25,000 रुपए जो और राज्यों में दिए जा रहे हैं सीएचओ को। हम आपको सुन पा रहे हैं, अपनी बात को पूरा करें। हाँ, जैसे बिहार में 25,000 प्लस 8,000 इंसेंटिव दिया जा रहा है, इसी पे आदेश दिया था सरकार ने, तो कोर्ट ने वो क्यों नहीं लागू कर रही है सरकार? जी बिल्कुल। देखो वंदना जी, आप कुछ कहना चाह रही थी। वंदना तो जी, हम जनमानस में जहाँ जा रहे हैं वहाँ हमारी जो महिलाएं हैं, जो उनकी असुरक्षा है, उस पे आप बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है? उस पे आप कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। आपने बोला कि ये गाइडलाइन कोर्ट का विषय है, तो कोर्ट का एक और विषय बता दूं। उन्होंने तो बोला है कि समान कार्य समान वेतन, तो आप हमें समान कार्य समान वेतन ही दे दीजिए। आपने बोला कोर्ट, तो हमने कोर्ट का भी बात आपको बता दी। कोर्ट ने बोला समान कार्य समान वेतन, आप हमें समान कार्य समान वेतन दिलवा दीजिए। एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट जो भी नियम करते हैं, क्यों दो लोगों के बीच, विभाग के बीच और नौकरी का प्राप्त करने वाले कैंडिडेट के बीच, उसको फॉलो करना सरकार का कर्तव्य है, तो वो करेगी। यूपी सरकार नहीं दे सकती है, एमपी दे सकता है 4800 का ग्रेड पे, हरियाणा कर सकता है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार नहीं कर सकती है। एमपी में भी हमारी सरकार है, आप क्यों बोल रही हैं? एमपी में भी हमारी सरकार है। चलिए आनंद राय, मैं रोकूंगा संजय जी आपको रोकूंगा, आनंद जी। मैं वंदना जी आनंद भाई, अभी तो एक और बात आ गई कि भाई एमपी और हरियाणा की गवर्नमेंट तो अलग वेतन दे रही है, यूपी गवर्नमेंट का अलग वेतन है, और बता भी रहे हैं कि भाई सरकारें हैं। दिया गया सरकार जरूर मानेगी। बिल्कुल संजय जी, आऊंगा आपके पास, तो वंदना जी आपके पास भी आऊंगा, आनंद राय से जवाब ले लूँ। ये सब मुद्दे क्यों नहीं उठाते हो आप लोग विधानसभा में? आप लोग तो अब तो अच्छी खासी बहुमत है संसद और विधानसभा में, ये सब मुद्दे क्यों नहीं उठाते हो? जी हमसे पूछ रहे हैं भैया? हाँ आप ही से पूछ रहा हूँ भैया। जी देखिए, हमारी सरकार हमेशा गरीब वंचित सोचों के बीच रहती है, ठीक है? इनकी आवाज उठाने हम लोग हमेशा करते हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी जब हम लोगों की आवाज उठाने का प्रयास किए, किसानों की आवाज उठाने का प्रयास किए, इन्होंने मुकदमा लिख के जेल भेजने का काम किया। इन्होंने तानाशाही रवैया अपना के मुकदमा लिख के चार्जशीट दाखिल करने का काम किया। तब भी हम लोग गरीब, जो भी हमारी बहनें हैं, भाई हैं, जो सब कर रहे हैं, हमारी पार्टी उनके साथ आज भी है। अभी देखिए अध्यापक वाले में भी कोर्ट फैसला किया कि इन्होंने गलत भर्ती किया, तो
कौन सी सेवा दे रहे हैं, कौन से लोक सेवा आयोग से उन्होंने चयन किया जो बच्चों का, उसमें शोषित पिछड़े जो हमारे भाई बहन थे उनके नौकरी खाने का काम कर लिया। अब कोर्ट ने कहा कि उनको सामान्य वर्ग के लोगों को निकालिए और जो हमारे पिछड़े दलित भाई हैं उनको भरिए। लेकिन जी कि इनको नौकरी वालों से नफरत है। ये जो सरकार की नौकरी कर रहे हैं लोग, उनको नफरत है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा इनकी नौकरी करने वाले लोगों की नौकरी खाने का काम किया है। वाले सफाई के हैं, दावा गिरेगा और कहीं के नहीं होते। अरे अपने अंदर गिरे किए आप नफरती लोग होते हैं, आप नफरती एक ही परिवार के लोग होते हैं और एक ही परिवार के लोग होते हैं। एक घर से 5 सांसद बनाते हैं आप। अरे तो ठीक है, आप भी परिवार बढ़ाइए ना, आप ही बनाते हैं अपने परिवार के। आप ये आपका नियम क्या? हेलो चलिए हमारे साथ वंदना जी जुड़ी हुई है। वंदना जी, अपनी मुख्य मांगे क्या क्या है आपकी, फिर से बताइए जरा। मुख्य मांगों को लेकर अगर बात की जाए, आपकी मेन मांग नियमितीकरण है या स्थानांतरण है? दो चीजें। वंदना जी, बताने वाले नेता उपचुनाव में आपको दिखा दिया जाएगा, इतिहास हमारे जो चलिए संजय जी जरा वंदना जी से बात कर लेता हूँ। आनंद रोकूंगा आपको, आनंद आपको रोकूंगा। वंदना जी, आपकी मुख्य मांग क्या है, नियमितीकरण या स्थानांतरण? दो चीजें वंदना जी अनम्यूट कर लीजिए अगर आप तक हमारी आवाज आ रही हो। वंदना जी, आप हमें सुन पा रही हैं? भैया ज्यादा लेना हुआ करे तो लगातार इस मुद्दे पर चर्चा हो रही है, क्योंकि जिस तरीके से जो CHOs या NHM कर्मियों की मांग है, उनका साफ कहना है कि हमें नियमितीकरण और स्थानांतरण, दो चीजें। बीच में म्यूचुअल ट्रांसफर्स खुले थे, लेकिन म्यूचुअल ट्रांसफर का मतलब है कि आप अपनी ही पोस्ट पर अगर कोई व्यक्ति आपके शहर आना चाहता है और आप उधर जाना चाहते हैं तो ही ट्रांसफर हो सकते हैं, अन्यथा आपके ट्रांसफर नहीं हो सकते हैं। ये म्यूचुअल ट्रांसफर का एक मसला है। और दूसरी चीज़, जिस तरीके से अब लगातार 2017 से जो लोग ज्वाइन हो चुके हैं उन्हें 6 साल के अंदर, जैसा गाइडलाइन में लिखा है, ऐसा वो कह रहे हैं कि गाइडलाइन में लिखा हुआ है वंदना जी, क्या आप हमें सुन पा रही हैं? हाँ जी मैं सुन पा रही हूँ आपको। मैम, मुख्य मांगों की अगर बात की जाए तो क्या है, नियमितीकरण या स्थानांतरण, जरा ये बता दीजिए। हमारी सबसे प्रमुख मांग है नियमितीकरण। जी, संजय जी, देखिए इनकी मुख्य मांग तो नियमितीकरण है, अभी इन्होंने भी क्लियर कर दिया। सरकार को क्या करना चाहिए ऐसी समय जब इतने लोग होंगे ना, 1 2 3 4 हो तो ठीक है, लेकिन ये तो पूरे CHO लगभग 10,000 CHO हैं। अगर वो लोग सड़क पर हैं तो कहीं बात होनी चाहिए ना भाई। एक कोई सरकार का प्रतिनिधिमंडल इनसे मिले आके कि भाई क्या समस्या, चलिए बताइए, ऐसा होना चाहिए। हम एक ही बात कह रहे हैं विकास जी, देखिए ये लोग प्रतिवेदन सरकार को दे, स्वास्थ्य मंत्री को दे। अगर इनके अपॉइंटमेंट लेटर में लिखा गया है कि 6 साल में नियमितीकरण अनिवार्य था और किया जाएगा, तो सरकार विचार करेगी, कोई विषय ही नहीं बचा। और म्यूचुअल ट्रांसफर कोई आपस में चाहता है, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होने वाली होगी, वो भी हो जाएगा। सर, मैं सर से कहना चाह रही हूँ। जी बिल्कुल, हम आपको सुन रहे हैं। आसान होता आप बातें पहुँचाना स्वास्थ्य मंत्री तक और उन तक, आप अपॉइंटमेंट देके हमसे बात कर पाते तो हमें अपने अपने घरों को छोड़कर यहाँ नहीं आना पड़ता। हमें समय नहीं दिया जा रहा है, हमको DM CMO के द्वारा हम लोगों पे FIR हो रही है,
हम लोगों पे मतलब हम लोगों को शोषण किया जा रहा है, प्रताड़ना दी जा रही है, नौकरी से निकालने की धमकियां हम लोग को दी जा रही हैं। तो ये कैसी चर्चा है? अगर आप चाहते हैं, हम आप ही के बच्चे हैं, अगर आप चाहते हैं इनका सॉल्यूशन, तो आप क्यों नहीं वार्ता करवाने पे राजी होते हैं? अरे नौकरी दे के आपका शोषण किया क्या सरकार ने? आपको नौकरी दी ना, और आपने काम किया, ये भी अच्छी बात है, और अच्छा काम किया, इसकी आपकी तारीफ हो रही है। ठीक है, अपनी दी, हम पढ़ाई की तारीफ भी है, जनता भी कर रही, हम भी कर रहे हैं, इसमें तो कोई बुराई बात कही नहीं गई। अब कुछ ये सरकारी नियम कानून में जो है, सरकारी नौकरियों में है, पहले से नियम। अच्छा, आपकी तरफ संजय जी क्या एक मैसेज है? एक मैसेज बता दीजिए, फिर मैं आनंद राय पे आ जाऊंगा। मेरी तरफ से एक मैसेज ये है, अगर इनका नियमितीकरण नियमानुसार अगर है तो सरकार विचार करेगी। बिल्कुल, बस बिल्कुल। अगर मान लीजिए नियुक्ति पत्र में लिखा है, तो क्या संजय कटियार अपने साथ वंदना यादव को ले जाके डिप्टी सीएम से मिलवाएंगे? मैं स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात हो सकती है, आप कराएंगे? बताइए सर, आप कराएंगे स्वास्थ्य मंत्री से हमारी बात? अरे अपॉइंटमेंट बिल्कुल करवा लिया जाएगा, 2-4 लोग हम लोग रहेंगे और आपके 2-4 लोग सिलेक्टेड लोग आ जाए, हो जाएंगे। चलिए आनंद जी, मेरा सवाल ये खुले मंच से ये कह रहे हैं, ये बात यहाँ प्रॉमिस कर रहे हैं जी। उनका नंबर मैं प्रॉमिस आपके वादा पूरे करने नहीं कर रहे हैं, हम प्रतिवेदन आपका पहुंच जाएगा, बात आपकी पहुंच जाएगी, मानना न मानना सरकार का काम। अरे मिलवा तो देंगे ना आप, मिलवा तो देंगे ना? तो मिलना, अरे तो सरकार तो मिलने की है, सरकार क्या मिल रही क्या? नहीं, अरे वंदना यादव को अगर मिल रहे होते तो ये क्यों बेचारी इको गार्डन मिल रही होती तो हम लोग इको गार्डन 10 से 12 हजार लोग नहीं पड़े होते। मैडम, आपने स्वास्थ्य मंत्री से समय लिया, मांगा एक होगा सीधे सर, इतना आसान नहीं है धरने करना। हम लोगों में कोई, हमें शौक नहीं है धरना करने का। हम लोग जिस एजुकेटेड हैं, हम लोग पढ़े लिखे हैं, हम लोग स्वास्थ्य सेवाएं दे रहे हैं, ठीक है, हम लोग में कोई शौक नहीं है। बिल्कुल निवेदन दे रहे हैं, बिल्कुल दे रहे हैं सर, उसकी कॉपी भी दे। स्वास्थ्य मंत्री से मिलने का समय आपने लिया, कॉपी भी हम दे रहे हैं सर, आप हर बात लिखित में ले रहे हैं ना, तो हम थोड़ा धरना प्रदर्शन में थे, ये जानते हैं हम लोगों को थोड़ा सा भी वो है, वरना हम उसकी भी कॉपी आपको दिखा देते। मुख्यमंत्री, डीएम, सीएमओ, एमडी मैडम, सभी को पता था, सभी के संज्ञान में थी ये चीजें। एकदम से उतर के सीएचओ नहीं आ गया अपने घरों को छोड़ के। स्वास्थ्य मंत्री से मिलने का बनाइए योजना, और उसके मिलने का बनाइए, बात की जाए। कई बार मिल चुके हैं उनसे, आश्वासन के अलावा कुछ ठोस नहीं मिलता है हमको। चलिए आनंद राय कुछ कहना चाह रहे हैं। आनंद जी। जी मैं यही कहना चाहता हूँ कि देखिए, अगर हमारे भाई बहन 18,000-17,000 रोड पे बैठे हैं, इको गार्डन बैठे हुए हैं, तो इनकी मांग सरकार को सुननी चाहिए। और ये हमेशा कोई ना कोई आंदोलन चलता रहता है, कान में रुई डाल के सो जाती है। और अभी हमारे भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि भाई मैं मुलाकात करवा दूंगा, सरकार का काम है सुनना ना सुनना, तो ये भी कहते हैं कि सुनवाई नहीं होगी। सभी ऐसी बात बोलने का काम करते हैं कि इनको पूरा पता है। ब्रजेश पाठक जी के पास अगर मैं सूचना दे दूंगा तो वो एक कान सुनेंगे, दूसरे कान से निकाल देंगे, चाहे वो बाबा योगी आदित्यनाथ जी हों, चाहे इस प्रदेश का कोई भी मंत्री। वो मंत्री सरकार में कह रहे हम लाचार हैं, हमारी कोई अधिकारी नहीं सुन रहा है, तो जब उनकी खुद की पैर जमीन से खिसक चुका है तो दूसरे की मदद कैसे करेंगे? सारे विभागों के मंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, सभी का काम वो करेंगे, पोस्टिंग ट्रांसफर वो करेंगे, तो और विभाग के मंत्री क्या करने के लिए बनाए हैं? मैं पूछना चाहता हूँ, आप क्यों नहीं हमारे विभाग के मंत्री बन जाते हैं? आप बन जाइए, सही करिए और परेशान करिए, बच्चों को नौकरी मत दीजिए, रोजगार का मुद्दा अर्थव्यवस्था हम चला रहे हैं। अरे पर कैपिटल 140वें स्थान पे हम हैं, परेशान देश की 140। आप सबको रोकूंगा। मेरठ से एक दर्शक हमारे साथ अशोक जुड़ चुके हैं। अशोक अपनी बात रखें।
हाँ सर, नमस्कार। जी नमस्कार, अपनी बात को रखें। हाँ सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, संजय सर से मेरा एक निवेदन है, मैं मेरठ से बात कर रहा हूँ। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हम वही कोरोना योद्धा हैं जिन्होंने कोविड में अपनी जान जोखिम पर डालकर कोरोना के मरीजों की सेवा की थी, और आज हमें सरकार की जरूरत है तो सरकार हमारी बातें क्यों नहीं सुन पा रही है? बिल्कुल संजय जी, जवाब दीजिए। कोरोना योद्धा तो ये भी थे, अब इनकी 50 सीट नहीं पाएंगे, रवैया छोड़ दीजिए। हमारे भाई बहन अगर कोई मुद्दा उठा रहे हैं, अपनी बात उठा रहे हैं, उनकी बात सुनिए। आप कान में चुनाव में तो काम आ जाएंगे, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया संजय कटियार आपका, आनंद राय आपका, वंदना यादव आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आपसे जुड़ने के लिए और अपनी बात को रखने के लिए। अब देखना होगा ये हमें परमानेंट करो की जो मांग है, जो नियमितीकरण की मांग एनएचएम के कर्मचारी सीएचओ जो कर रहे हैं, इस पर सरकार क्या सूद लेती है और क्या फैसला करती है। फिलहाल इस कार्यक्रम में देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।